नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के एम गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के लिए करियर ऑप्शन से रिलेटेड एक वीडियो डिलीवर किया था, जिसमें मेरा मेन टारगेट था कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप किस करियर को चुनें, ये बताने के लिए मैंने वो वीडियो डिलीवर किया था। और उसमें मैंने बताया था कि आप डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर होने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा करूंगा। आप उन एग्ज़ाम्स को बड़े ध्यान से सुने। हो सकता है आप किसी भी एग्ज़ाम को अपने लायक पाएँ और उसके लिए आप प्रिपेयर करके अपना टारगेट या अपना करियर एसएससी में बना लें। तो आज इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे एसएससी के बारे में जानने के लिए। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहले से हैं तो मुझे उम्मीद है आपने इसे सब्सक्राइब कर रखा होगा, जिससे हम जो भी नॉलेज आपको डिलीवर करें वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आप एसएससी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, ये मुझे पता है। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एसएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं उनके अंदर बी और सी ग्रुप की जो सर्विसेज हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करें। एक तरीके से कहूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन गजेस्टेड पोस्ट हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, बाकी कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भारत के अन्य अन्य डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इसके सिचुएटेड है। ये हर साल कुछ परीक्षाओं का आयोजन करता है, आप उनके बारे में जान लीजिए। हो सकता है आपका टारगेट उससे मैच कर जाए और आप अपना करियर एसएससी में बनाने की सोचें। देखिए, ये निश्चित है, हम जब भी अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना तो एक खुले एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। आपको भी पता होगा, जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब आपके पेरेंट्स से, आपके रिलेटिव से कोई भी कुछ पूछता है कि भाई वो बच्चा क्या कर रहा है, तो आप सीधा जवाब दे देते हैं या वो जवाब दे देते हैं कि भाई ग्रेजुएशन कर रहा है। पर जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो वो जवाब ख़त्म हो जाता है। फिर आपको पूछा जाता है कि अब क्या कर रहे हो, तो उस समय ये प्रश्न थोड़ा सा चुभता है कि हम इसका जवाब नहीं दे पाते। ऐसे में हमें ग्रेजुएशन करते समय ही अपना कोई टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्नों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि सामने वाला आपका पूरा परीक्षण करेगा, आपको डिमोरलाइज करेगा हर तरीके से। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको अपने कैलिबर से कितने संतोषप्रद रूप से जवाब दे सकते हैं। और मुझे मालूम है हमारे हर स्टूडेंट के अंदर वो कैलिबर मौजूद है। तो दोस्तों, एसएससी के बारे में मैं बात करूं तो इसके 4 मुख्य एग्ज़ाम्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक एग्ज़ाम होता है CHSL एग्ज़ाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जिसका आयोजन लगभग हर वर्ष किया जाता है। अब चूँकि बड़े एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षाएँ देते हैं और पैन इंडिया होते हैं, और साथ में कुछ ऐसी दिक्कतें भी, जैसे पिछले 1.5-2 साल से तो कोविड के कारण सारी परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, चाहे वो स्टेट से जुड़ी हुई हों चाहे वो सेंट्रल से जुड़ी हुई हों। तो ये परीक्षा एक तरीके से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी समय पे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर भी 12th पास स्टूडेंट को अपीयर करने के लिए मौका मिलता था बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में, अगर वो 60% पासिंग मार्क्स रखते थे या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होता था। पर जब से IBPS एग्ज़ाम कराने लगा, उसने ये 12th एग्ज़ाम पास करने वाली शर्त ख़त्म कर दी और उसने क्लर्क पोस्ट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी। तो ऐसे में CHSL एग्ज़ाम्स बड़े लेवल पे एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 12th पास स्टूडेंट को एक मौका देता है कि वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ये परीक्षा मैं ये मान के चलता हूँ हर साल आयोजित होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें LDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती के लिए आयोजित होती है। दोस्तों, इस परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से लिखित परीक्षा जो है वो 2 चरणों में होती है। एक तो प्रारंभिक चरण मान लें, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है।
25-25 के 4 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इस सेक्शन को अपीयर करने के बाद, इस पेपर को अपीयर करने के बाद एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है जो किसी भाषा का होता है, और उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है। डिपेंड करता है कि वो डाटा एंट्री से संबंधित हो सकता है या टाइपिंग से। और आप अगर इन सारे चरणों को कवर कर जाते हैं तो आप एक एलडीसी या डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स में। अब आते हैं एक बहुचर्चित एग्ज़ाम के ऊपर जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। पिछले 10 सालों में इस एग्ज़ाम ने जितनी ख्याति अर्जित की है शायद ही किसी ने की हो। कई वजह से है, कई अच्छी वजह भी हैं, कई बुरी वजह भी हैं, पर ये एग्ज़ाम लोकप्रिय रहा है एक सामान्य ग्रेजुएट के बीच में। सामान्य क्यों कहूँ, 2010 से पहले सीजीएल एग्ज़ाम का एक चरण ऑब्जेक्टिव और मुख्य चरण डिस्क्रिप्टिव होता था, तब बहुत कम लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर होते थे। पर जैसे ही 2010 से इसको फुली ऑब्जेक्टिव टाइप किया गया तो बहुत सारे ग्रेजुएट इससे जुड़ने लगे। टेक्निकल डिग्रीधारी जिन्होंने बीटेक कर रखा है या और भी कई डिग्री ले रखी हैं, मतलब ये लगभग हर क्षेत्र के युवाओं का जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है पसंदीदा एग्ज़ाम बन गया। जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एक मन में भय लेके चलते हैं कि वो हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सीजीएल एग्ज़ाम एक वरदान साबित हुआ। अब चूंकि पिछले 3-4 सालों से कई वजह रही हैं जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम विवादों में भी रहा है। सबसे पहले 2017 में एक विवाद हुआ था मेन एग्ज़ाम को लेके। देखिए हर परीक्षा में ये चलता है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। हमें अगर सिंसियरली तैयारी करनी है तो हमें सिर्फ अपनी तैयारी से मतलब होता है और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन। तो मैं सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो ये परीक्षा भी लगभग मुख्य रूप से बात करें तो 2 चरणों में होती है। तीसरा चरण या चौथा चरण वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 चरण में से पहला चरण होता है प्री एग्ज़ाम। ये क्वालिफाइंग भी होता है और इसके मार्क्स कैरी ओवर भी होते हैं मेन एग्ज़ाम के अंदर। ये भी 10+2 की तरह या CHSL की तरह इसमें 4 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। सब 25-25 नंबर के सेक्शन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन के होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप जो भी प्री में स्कोर अर्जित करेंगे वो मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम के लिए आगे कैरी ओवर किए जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन एक एलिमिनेशन राउंड भी है और एक कैरी फॉरवर्ड राउंड भी है। जो स्टूडेंट प्री एग्ज़ाम पास करके मेन एग्ज़ाम की ओर जाते हैं उनको 2 पेपर देने होते हैं मेन एग्ज़ाम में। एक तो मैथमेटिक्स का जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एक इंग्लिश का पेपर होता है 200 क्वेश्चन का जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो मेन एग्ज़ाम का टोटल बैठता है लगभग 400 नंबर का और प्री का टोटल था आपका 600 का। इस तरीके से जो ओवरऑल टोटल है वो 600 का हुआ। इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और लिया जाता है। पहले इंटरव्यू होता था 2016 से पहले तक 100 मार्क्स का। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण इंटरव्यू को हटा दिया गया है तो 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से टोटल 700 नंबर्स में से फाइनल मेरिट बनती है और जिस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे और जो आपकी पोस्ट की चॉइस होगी, अगर आप उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो आप एक अच्छी पोस्ट इसमें अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। मतलब एक ग्रेजुएट के लिए ये ड्रीम करियर बन के साबित हो सकता है। अगले एग्ज़ाम की ओर आए, सीपीओ एग्ज़ाम। हमारी जो गांव से आने वाले युवा वर्ग है उनका ज़्यादातर सपना होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में या पुलिस में जाने का। तो उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनमें CISF है, CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस, इनमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इस परीक्षा के भी 2 चरण हैं। प्री एग्ज़ाम वही इसकी तरह होगा, 4 सेक्शन होंगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 50-50 होती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जो स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं SSC के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उनका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है और जब वो इसको पास कर लेते हैं तो उन्हें सेकंड पेपर में बैठने का मौका मिलता है जो टोटली इंग्लिश का होता है और वो 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क। तो आपका प्री का टोटल 200 नंबर का, मेंस एग्ज़ाम का टोटल 200, 400 के टोटल में से अगर आप मेरिट के अंदर आते हैं तो आपकी मेरिट के हिसाब से
आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉट हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस से लेके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तक। तो ये भी एग्ज़ाम जिन युवाओं की कद काठी अच्छा है, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण करियर साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आपको एज ए SI, इसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है, जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अचीव कर लें। लास्ट में एक विशेष एग्ज़ाम के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। ये एक खास स्टूडेंट के वर्ग से सीमित है जो स्टेनोग्राफी सीख चुके होते हैं, जैसे हम हिंदी में शीघ्र लिपि कहते हैं, यानी किसी चीज़ को डिक्टेट करें कोड वर्ड के अंदर, वो आपकी स्टेनोग्राफी है। कई बच्चे स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं तो उनका सपना होता है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेनोग्राफर बन जाएं। तो SSC हर साल स्टेनोग्राफर C और D की पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित करती है, जिसमें आपको मौका मिलता है अपने सपने को पूरा करने का। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है 200 क्वेश्चंस का, जिसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 रीजनिंग और 50 GK, मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आता। रिटन एग्ज़ाम जब क्लियर आप कर लेते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का। वो SSC डिफ़ाइन करता है क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उसके हिसाब से आप अगर उस क्राइटेरिया में मैच कर जाते हैं तो आपको इसकी पोस्ट मिल जाती है। तो एक मोटे रूप में देखें तो 3 ऐसे एग्ज़ाम थे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे, एक ऐसा एग्ज़ाम था जो 12th से रिलेटेड था। आप इसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं, जैसे ये 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ कॉमन है, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में यहाँ मैथमेटिक्स होता है, यहाँ पे इंग्लिश केवल होता है। यहाँ दोनों होते हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और यहाँ केवल इंग्लिश। CPO में एक तरीके से बात करें तो 400 मार्क्स में से 250 मार्क्स आपका इंग्लिश का स्कोर है, 50 प्री के और 200 मेन के। तो दोस्तों, आज मैंने SSC के बारे में, कुछ इसके एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा करी। आपकी अगर कोई क्यूरी हो इन एग्ज़ाम्स को लेके तो कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं उन क्यूरीज़ को रिजॉल्व कर सकूं। अगले वीडियो में हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि बैंकिंग के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो कोई ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, जिसकी हमें हमेशा ऐसी इच्छा रहती है कि आपकी कमेंट से ही हम नेक्स्ट अपना मॉड्यूल तय करते हैं। तो जो भी आपकी राय है वो ज़रूर व्यक्त करें, उसके हिसाब से हम नई वीडियो डिलीवर आपको करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।